दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़े जाते हैं। ठीक है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, किस देश से ली गई है, अन्य देशों के अलावा भारत में इस नागरिकता की क्या विशेषता है, इन सब बातों के बारे में, और भारत में नागरिकता प्राप्त किन किन आधारों पर की जा सकती है, ये सब अपने पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 2 नागरिकता। भारत में नागरिकता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है। यानी भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देखिए, नागरिकता के बारे में विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की नागरिकता अपनाई जाती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसी प्रकार इंग्लैंड के अंदर भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ब्रिटेन के अलावा, इंग्लैंड और ब्रिटेन के अलावा यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसमें तिहरी नागरिकता पाई जाती है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में देश की, राज्य की और इसके अलावा सिटी की नागरिकता, तीनों की अलग अलग नागरिकता उनको मिलती है। इसलिए तिहरी नागरिकता का एकमात्र उदाहरण जो है वो है स्विट्जरलैंड। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के अंदर एकल नागरिकता पाई जाती है और उसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है दोहरी नागरिकता का उदाहरण कौन सा देश है? तो विश्व के अंदर दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है? दोहरी नागरिकता का उल्लेख है, या सर्वोत्तम उदाहरण की बात यदि हम करें कि दोहरी नागरिकता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। और इसके अलावा यदि हम बात करें तिहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है, तो तिहरी नागरिकता का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता पाई जाती है। वो कहाँ कहाँ की होती है? 3 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। एक तो है सबसे पहले देश की नागरिकता, इसके अलावा है राज्य। स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटोन बोलते हैं, कैंटोन। कैंटोन राज्यों को कहते हैं। इसके अलावा है शहर। ये 3 प्रकार की नागरिकता स्विट्जरलैंड के लोगों को दी जाती है। यानी तिहरी नागरिकता का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, दोहरी नागरिकता का उदाहरण है वह है यूएसए, और एकल नागरिकता का उदाहरण है इंग्लैंड। और इंग्लैंड से प्रेरित होकर भारत में भी किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है? एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारत के अंदर नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के जो आधार हैं वह 5 आधार हैं। भारत में नागरिकता के आधार, यानी किन किन आधारों पर हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में 5 प्रकारों पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 पे है जन्म के आधार पर।
जन्म के आधार का मतलब है कि भारत के अंदर यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा। हम सब लोग भारत के नागरिक हैं क्योंकि हम सब का जन्म भारत में हुआ है, इसलिए हम सबको, सभी भारतीयों को जो नागरिकता मिली है वह किस आधार पर मिली है? जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है। तो जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह जन्म से क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। यह किस आधार पर नागरिकता miलती है? जन्म के आधार पर। इसके बाद नंबर 2 पर है वंश परंपरा के आधार पर। जन्म के आधार के बाद दूसरा आधार है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है और यदि वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, वंश परंपरा का मतलब ये है कि व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन उसके माता पिता है, ठीक है, या दादा दादी है, उसका पूरा परिवार है, वो पहले से इंडिया के अंदर रह रहा है, तो उस व्यक्ति को भारत में नागरिकता जो मिलेगी वो वंश परंपरा के आधार पर दी जाएगी। वंश परंपरा के बाद नंबर 3 आता है पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब ये होता है कि भारत सरकार के अंदर नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार तीसरा आधार है। चौथा आधार है देशीयकरण। चौथा आधार नागरिकता प्राप्त करने का है देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों से अधिक समय तक इंडिया में रह रहा है तो भारत की सरकार ये मानती है कि उस व्यक्ति का देशीयकरण हो चुका है। देशीयकरण का मतलब है कि व्यक्ति अपने जिस देश को छोड़कर आया है और इंडिया में आके रहने लगा है तो 10 साल के बाद में वह अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, रहने सहने के तौर तरीके, इन सब को भूलकर भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढाल चुका है। इसलिए 10 वर्ष के बाद में भारत की सरकार किसी भी व्यक्ति को वंश परंपरा के बाद में पंजीकरण, पंजीकरण के बाद में देशीयकरण। तो देशीयकरण का मतलब ये है कि व्यक्ति को भारत के अनुरूप जीना सीख लिया है। तो 10 वर्ष के बाद में क्या है? भारत की नागरिकता देशीयकरण के आधार पे मिल सकती है। पांचवा और अंतिम जो आधार है, पांचवा आधार जो है वह है भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन का मतलब ये है कि भारत ने यदि किसी पड़ोसी देश या किसी अन्य जगह पर या तो कब्जा कर लिया हो या फिर इसके अलावा कोई भूमि है संधि समझौते के तहत प्राप्त की है, तो उस भूमि पर रहने वाले सारे लोग होंगे वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। लेकिन उनको नागरिकता देने का जो तरीका है वो कौन सा होगा? भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता उनको मिलेगी। तो एक बार फिर से देखते हैं, भाग 2 का संबंध या नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 2 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। और नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वह है 5 से लेकर 11 तक। भारत में नागरिकता का कौन सा रूप पाया जाता है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। फिर इसके बाद में इंग्लैंड के अंदर इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, वही भारत के अंदर एकल नागरिकता है। लेकिन दोहरी नागरिकता का उदाहरण जो है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तिहरी नागरिकता का उदाहरण है स्विट्जरलैंड, जहां पर देश, राज्य और शहर तीनों प्रकार की नागरिकता का उल्लेख यहां पर किया गया है। इसके अलावा हमने इस बात को जाना है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने आधार हैं? 5 आधार हैं।
सबसे पहला जो आधार है वह है जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। जिस तरह से हम सब लोगों को भारत की नागरिकता मिली है वह किस आधार पर मिली है? जन्म के आधार पर। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है और वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे किस आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है? वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। तीसरा हमने पढ़ा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिकता ले सकते हैं। देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण का मतलब व्यक्ति के तौर तरीके हैं वो इंडियन जैसे हो जाएं तो भारत की सरकार उसको देशीयकरण द्वारा नागरिकता दे सकती है। और पांचवा तरीका है भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन का मतलब जैसे कोई भी संधि समझौते के अंदर किसी देश की ज़मीन भारत ने प्राप्त कर ली है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे 100वां संविधान संशोधन किया गया भारत के संविधान में 2015 के अंदर। 2015 में 100वां संविधान संशोधन करके भारत और बांग्लादेश के बीच में हमने एक विवाद की चर्चा की थी, 3 बीघा गलियारा विवाद। 3 बीघा गलियारा विवाद। इस 3 बीघा गलियारा विवाद के अंतर्गत कितनी बस्तियों का विवाद था? 162 बस्तियों का विवाद था। तो इन बस्तियों को बांग्लादेश और भारत के बीच में साझा करने के लिए एक संविधान का संशोधन किया गया था। वो किया गया था 2015 के अंदर 100वां संविधान संशोधन। और 162 बस्तियों में से 51 बस्तियां थी। ये 51 बस्तियां किसको मिली? भारत को मिली। और इनमें से 111 बस्तियां किसको दी गई? बांग्लादेश को दी गई। और बांग्लादेश को जो 111 बस्तियां दी गई वो सारे लोग बांग्लादेश के नागरिक हो गए। और भारत को 51 बस्तियां मिली थी। इन 51 बस्तियों में रहने वाले लोग भारत के नागरिक हो गए। वो किस तरीके से हुए थे? वो सारे के सारे लोग थे 51 बस्तियों में रहने वाले, भूमि अर्जन के द्वारा उनको भारत की नागरिकता मिली थी। इसके बाद हम बात करें नागरिकता के अनुच्छेद की, तो नागरिकता के अनुच्छेद है वह 5 से लेकर कहाँ तक चलते हैं? 11 तक चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाग नंबर 5, भाग नंबर 1 के अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर सबसे पहले क्या बताया गया है? सबसे पहले यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में जन्मा व्यक्ति, भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। तो यह 5 नंबर अनुच्छेद है वह जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता का उल्लेख करता है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 से जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया है वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर है पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यह बात अनुच्छेद 6 के अंदर स्पष्ट की गई है कि विभाजन के समय पाकिस्तान को छोड़कर जो व्यक्ति भारत में आए थे उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 7 है। अनुच्छेद 7 में ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया है, भारत को छोड़कर जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। तो इस प्रकार इन 3 अनुच्छेद के अंदर भारत की नागरिकता के बारे में ये बातें बताई गई कि 5 में तो यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। 6 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे।
7 नंबर अनुच्छेद है, इसमें यह बताया गया कि भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 8 के अंदर यह बताया गया है कि भारत के वे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय